अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसा कि इस चैनल पर मैंने पहले भी बताया था कि हम AIAPGT से रिलेटेड बहुत सारा स्टडी मटेरियल डालने वाले हैं और आप लोगों से ये कहा भी था कि इसे सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह जो भी बच्चे पीजी की या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की BUMS के बाद तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत फ़ायदा होगा। उसी सिलसिले में आज हम लोग AIAPGT 2019 का जो पेपर आया था उसको डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हमने शुरू के 20 सवाल लिए हैं क्योंकि फिर वीडियोस बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती हैं और लोग देख नहीं पाते, तो हम इसी तरह 5-6 पार्ट में करके पूरा पेपर इंशाल्लाह कवर करेंगे। दूसरी बात यह है कि मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि ये पेपर कितना आसान है। बहुत सारे बच्चे बहुत परेशान रहते हैं कि कैसे होगा, क्या होगा, बहुत मुश्किल है। इस जब आप देखेंगे ये शुरू के 20 सवाल है, कोई रैंडमली मैंने लिए 20 सवाल ही शुरू के ही हैं जो पेपर मेरे पास आया था उसमें, और आप ये देखेंगे कितने आसान सवाल हैं। जिन लोगों ने भी बेसिक पढ़ाई की होगी, रहबर पढ़ी होगी और बेसिक पढ़ा होगा उनके लिए बहुत ही सिंपल सवाल रहेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और इसे शेयर करिए और अपने जो स्टूडेंट्स वाला ग्रुप है उसमें भेजिए ताकि लोग इसे सब्सक्राइब करें और लोगों को इससे फ़ायदा हो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आया था सीवियर हेडेक सर्कमस्क्राइबिंग होल हेड इज कॉल्ड। मतलब ये सवाल ये पूछ रहा है कि AIAPGT 2019 का ये पीजी में पूछा गया सवाल है। ये पूछ रहा है कि वो वाला हेडेक जो पूरे के पूरे सर को कवर करता है, शदीद दर्द सर जो सारे सर पर हो मुहैयत होता है, कौन सा होता है जो सारे सर पे होता है? शके का आपको पता है, शके का किसे कहते हैं? शके का माइग्रेन को कहते हैं और ये आधे सिर में होता है, तो ये नहीं है। फिर आता है सुदा बैजा व खुजा। यही वो दर्द है जो कि पूरे सर में होता है, ये आपको पता होना चाहिए। पूरे सर में दर्द होता है और इसकी एक और ख़ास बात है, ये ऐसा लगता है जैसे सर में हैमर से यानी हथौड़े से मारा जा रहा हो। इस सर दर्द में, इस सुद्दा में ऐसा भी लगता है जैसे हथौड़े से सर को पीटा जा रहा हो और पूरे सर में दर्द होता है। ठीक है। फिर सुद्दा उसाबा, इसका सही जवाब सुद्दा बेजा खुदा है। सुद्दा उसाबा को भी समझ लीजिए, उसाबा कहते हैं पट्टी को, जहाँ पट्टी बांधी जाती है पेशानी पे, भुओं का दर्द इसे कहते हैं या शमसी दर्द भी इसे कहते हैं। भुओं का दर्द, ये जो आंखों के ऊपर भुएं होती हैं इसे उसाबा का मतलब पट्टी होता है, याद रखिएगा। तो जहाँ पट्टी बांधी जाती है सर के ऊपर, माथे पे, पेशानी पे, वहां ये दर्द होता है। इसे भुओं का दर्द भी कहते हैं, शमसी दर्द भी इसे कहते हैं, क्योंकि जब सुबह को सूरज निकलता है तो शुरू होता है, जैसे जैसे सूरज बढ़ता है तो दर्द भी बढ़ता है और जैसे जैसे सूरज छुपता चला जाता है, जवाल होता है, तो दर्द भी खत्म होता चला जाता है। इसका एक और बहुत खास फीचर ये है कि इसमें नर्व इन्वॉल्व होती है। कौन सी? फिफ्थ क्रेनियल नर्व। यानी कौन सी है फिफ्थ क्रेनियल नर्व? अपने मन में सोचिए जल्दी से। ये है ट्राइजेमिनल नर्व। और इसमें एक और बहुत खास फीचर है उसाबा में, ये खास फीचर है कि इसमें मरीज खुदकुशी पे आमादा हो जाता है। इतना शदीद ये दर्द है कि इसमें मरीज जो है वो खुदकुशी पे आमादा हो जाता है। ठीक है। और आखिरी आता है सुदाय सफरावी। सुदाय सफरावी की एक खास बात यह है कि इसमें जो है शदीद गर्मी का एहसास होता है और बोझ बिल्कुल नहीं होता। शदीद गर्मी का एहसास सिर में होता है और बोझ सिर में बिल्कुल नहीं होता। देखिए सवाल एक था, अगर मैं चाहता मैं आपको यहाँ बताता इसका आंसर है सुद्दा बैगा खुदा, इसमें ज्यादा से ज्यादा एक हथौड़े वाली बात बता देता और आगे बढ़ जाता, लेकिन हमने चारों ऑप्शन डिस्कस किए। इससे यह है कि सवाल एक था लेकिन सवाल डिस्कस कितने हुए? चार। चारों ही दर्द के बारे में आपको पता लगा। शक्का का बारे में पता लगा, आधे सिर का दर्द है, माइग्रेन है, सुद्दा बैदा खुदा पूरे सिर में होता है और इससे ऐसा लगता है जैसे हथौड़े से मारा जा रहा हो। उसाबा की मैंने आपको फीचर्स बताए, सफरावी के फीचर्स बताए। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। किस किस मरज का मरीज बेतरतीब चलता है? इन विच डिसीज पेशेंट वॉक्स हैजार्ड वे। ठीक है। अब आपके सामने चार ऑप्शन रखे, 5 सेकंड का मैं आपको वक्त दूंगा, सोचिए क्या है और फिर मैं बताऊंगा कि आंसर इसका क्या है। इसका सही आंसर है कुतरू। इसमें बहुत ज्यादा जो है इसे और क्या एक्सप्लेन करें आपको ने, अगर रहबर पढ़ी होगी, डायरेक्ट रहबर से सवाल आया है। और ये जो पिछला सवाल था ये भी डायरेक्ट रहबर से आया है। देखिए मैं आपको बता दूं, अगर रहबर अच्छे से पढ़ ली, डायरेक्ट रहबर से सवाल है। ये भी डायरेक्ट रहबर से सवाल है। तो कुतुब को क्या बताया? कुतुब को किसी हकीम ने लिखा कि कीड़ा होता है जो पानी पे ऊपर सतह पे मचलता रहता है। किसी ने लिखा है जुगनू होता है।
तो किसी ने इसे भेड़िए की मानंद भी बताया। खैर के इसमें मरीज जो है वो बेतरतीब चलता है, ठीक है। कुतरुब काबूस पता होना चाहिए। काबूस क्या है? काबूस जो है वो दबोचने वाला, इसका मतलब है दबोचने वाला। इसमें मरीज को ऐसा लगता है जैसे उसे किसी ने दबोच लिया हो, तो इसे दबोचना। सिबारा, सिबारा के बारे में एक बहुत अहम बात है कि सिबारा का क्या होता है कि इसे सौदावी जुनून भी कहते हैं। ये बात हमेशा याद रखिए, सौदावी जुनून। ये सब रहबर में आपको मिल जाएगा जब आप ये सुद्धा वाला टॉपिक पढ़ेंगे, उसे अच्छी तरह पढ़िए। यहाँ सिर्फ ये सब इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि जो है ये रिवायत हो जाए। कुतुब का एक और नाम भी है, ये रहबर में शायद नहीं है, इसका एक और नाम है इल्लतुज़्ज़ैब, ठीक है। तो ये सब जो है आपको पता होना चाहिए। देखिए फिर से हमने क्वेश्चन डिस्कस किया, लेकिन डिस्कस हो गए 4 सवाल, तो हालांकि हमने किए 2 लेकिन हो गए 8। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंतिसाबुन नफ्स इज यूज्ड फॉर विच डिजीज? कभी कभी क्या है ना, अब जैसे इंतिसाबुन नफ्स इज यूज्ड फॉर विच डिजीज, अगर आप ये सवाल पढ़ेंगे और आपने बहुत अच्छे से नहीं पढ़ रखा, तो अब आपको लगेगा भाई इंतिसाबी एक दवा भी आती है, तो इंतिसाबुन नफ्स क्या है? मतलब ये दवा के बारे में पूछ रहा, किस डिजीज में ये इंतिसाबुन नफ्स अगर आपने नहीं पढ़ा, तो कभी कभी इंसान ने अगर सवाल नहीं पढ़ा तो क्वेश्चंस को देख के भी वो उसमें दिमाग लगा के कर सकता है, लेकिन अगर वो उसे समझ ही ना पाए तो दिक्कत है। तो मैं यही समझाना चाहता हूँ कि अगर आप नहीं भी पढ़ते तो उसका एक बार उर्दू वाला भी पढ़ लिया करें, क्योंकि AIPGT में अमूमन दोनों ही लैंग्वेज में क्वेश्चन आता है। तो अब सवाल ये कह रहा है इस्तिलाह इंतिसाबुन नफ्स किस मरज के लिए मुश्तमिल है, ठीक है। ये एक इस्तिलाह है, इससे पता लग जाएगा कि एक इस्तिलाह है और ये किस मरज के लिए मुश्तमिल है। डायरेक्ट सवाल है, रहबर से, रहबर में दे रखा है। और इसका सही जवाब 5 सेकंड के लिए हम रुकेंगे, आप बताएं क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अस्थमा, ठीक है। अस्थमा जो है इसे इंतसाबुन नफ्स के लिए, अस्थमा इस्तेमा के लिए इस्तेमाल होता है। और इंतसाबुन नफ्स के बारे में जो रहबर में लिखा, वो एक चीज और बड़ी खास लिखी कि ये वो मर्ज है जिसमें इंसान तब तक सांस नहीं ले पाता जब तक सीधा खड़ा ना हो जाए और गर्दन अपनी ऊंची ना कर ले, ठीक है। लिख दें यहाँ पे, वो मर्ज है जिसमें इंसान तब तक सांस नहीं ले सकता जब तक सीधा खड़ा ना हो जाए। और गर्दन ऊपर की तरफ ना खींचे। आप रहबर जरूर पढ़िए, अगर रहबर नहीं पढ़ेंगे तो बहुत मसाइल हैं, रहबर के बगैर भी सॉल्व हो पाएंगे। और इसका इंतसाबुन नफ्स का एक नाम और दे रखा है जिसको कहते हैं नफ्स मुस्तकीम, नफ्स मुस्तकीम, ठीक है। तो चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। क्लिनिकल फीचर ऑफ फसाद शहवत, डायरेक्ट रहबर का सवाल। फिर से रहबर अगर पढ़ रखी है सारे सवाल हल कर जाएंगे, अगर रहबर नहीं पढ़ी कुछ भी नहीं। एक बात मैं यहाँ कहता हूँ, इससे बहुत सारे बच्चे इख्तिलाफ भी रखते होंगे। मैंने देखा है जो बच्चे तैयारी करने में लगते हैं AIPGT की, वो बड़ी बड़ी किताबें, मोटी मोटी शरह असबाब और पता नहीं कौन कौन सी कुल्लियात नफीस, ये सब पढ़ने लगे। ये सब बिल्कुल पढ़िए, लेकिन जब तक आपकी जो एक AIPGT की समझ लीजिए एक स्टैंडर्ड बुक रहबर बन गई और उसमें से ज्यादातर सवाल आ रहे हैं, आप ये देख रहे हैं, अब तक हमने 5-4 सवाल डिस्कस किए, सब उसमें से डायरेक्ट हैं। जब तक आप रहबर को बहुत अच्छे से ना पढ़ लें, और तब तक मैं बिल्कुल सलाह नहीं दूंगा कि आप किसी भी मोटी बुक की तरफ चलें। एक तो उन्हें देख के डर लगने लगेगा कैसे कवर होगी। रहबर पतली सी किताब है, आप उसे पढ़ लें और बहुत ये तमाम सवाल डायरेक्ट आ रहे हैं। जब रहबर आपको लगे कि हाँ मैं इसे पढ़ चुका हूँ, ये मेरे बहुत अच्छे हो गए, मुझे ज्यादा करना है, तब आप किसी दूसरी किताब की तरफ पढ़ें। चलिए इसका आंसर 5 सेकंड के लिए हम रुकेंगे और आप बताइए कि क्या है। इसका आंसर है फसाद शहवत कहते हैं डिजायर टू ईट बैड थिंग्स। इसका सही जवाब है डिजायर टू ईट बैड थिंग्स, मतलब बुरी चीजों के खाने की जो ख्वाहिश होती है उसको हम फसाद शहवत कहते हैं। और डिक्रीज एपेटाइट को क्या कहते हैं? नुकसान शहवत। क्या कहते हैं? ये भी रहबर में दे रखा है सब, नुकसान शहवत।
और लॉस ऑफ एपेटाइट को क्या कहते हैं? बुतलाने शहवत। ठीक है, 3 सवाल है देखिए हमने फिर से डिस्कस किए यहाँ पे। अगला सवाल, इन विच डिजीज स्टूल इज एसोसिएटेड विद फैट और ऑयल लाइक सब्सटेंस। बहुत मुमकिन है किसी बच्चे ने ये सवाल ना पढ़ रखा हो कहीं डायरेक्ट पहले, अब लेकिन इसे अपने दिमाग से सोचना है कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ये कह रहा है कि ऐसी कौन सी डिजीज है जिसमें स्टूल के अंदर, बराज के अंदर फैट या ऑयल लाइक सब्सटेंस दिखेगा। अब आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी में ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो फैट को या ऑयल को, जो फैट को या ऑयल को हजम करता है। तो वो ऑर्गन कौन सा है? वो ऑर्गन है पेनक्रियाज। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है बिल्कुल, अगर आपने डायरेक्ट नहीं भी पढ़ रखा, आप इस तरह से दिमाग लगा के इसे कर सकते हैं। तो फैट और ऑयल को डाइजेस्ट कौन करता है? पेनक्रियाज। पेनक्रियाज के अंदर इस तरह के पेनक्रियाटिक जूस और एंजाइम्स निकलते हैं जो फैट और ऑयल को डाइजेस्ट करते हैं। लेकिन अगर पेनक्रियाज में कमी आ गई तो जाहिर है वो एंजाइम्स और वो जूसेस पेनक्रियाज के नहीं निकल पाएंगे और फैट और ऑयल हजम नहीं होने का और वो स्टूल में निकलेगा। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी, पेनक्रियाटाइटिस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू whom renal stones का फाइली सबब इज हीट एंड माध्य सबब इज थिक विस्किड फीड। ये जो सवाल है ना, ये बड़ा कंट्रोवर्शियल सवाल है। ठीक है, जब आप रहबर पढ़ेंगे तो रहबर में डायरेक्ट ये लाइन दे रखी है और ये किसके नाम से मौसूम करी है? साहिब कामिल के नाम से। लेकिन अब इसमें साहिब कामिल तो ऑप्शन में ही नहीं है। अब क्या इसका सही जवाब होगा? तो इसका सही जवाब आप रट लीजिए फिलहाल के लिए। ये सवाल अगर रिपीट हो जाए या इस तरह का कोई और सवाल रिपीट हो जाए, इसका सही जवाब है ये जो कहा था कि हिसात कुलिया का फाइली सबब हरारत है और मादी सबब लेसदार रतूबत है। ये कहा था नजीमुद्दीन समरकंदी ने। लेकिन इसके अलावा शेख, इसके अलावा हालांकि इसमें शेख दे रखा है, मैं बता दूं शेख का, साहिब कामिल का और दिगर अतिबा का भी यही मानना था कि इस वजह से ये होता है। लेकिन फिलहाल के लिए आप जो है इसे नजीमुद्दीन समरकंदी लिखें और रहबर जब आप पढ़ें तो वहाँ साहिब कामिल में ऑब्लिक करके नजीमुद्दीन समरकंदी भी आप लिख लें ताकि पता लगे कि इसका सही जवाब नजीमुद्दीन समरकंदी है। हिसात कुलिया जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ ये आपको दिखेगा। आगे बढ़ते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ विच डिजीज इज नॉट सिमिलर टू बॉलफिल फराश। पता है ना बॉलफिल फराश किसे कहते हैं? बॉलफिल फराश नॉक्टर्नल एन्यूरिसिस। एन्यूरेसिस यानी जब बच्चा रात को सोता है तो उसे पता नहीं लगता और बिस्तर गिल्ला हो जाता है, उसे बॉलफिल फराश कहते हैं। अब ये पूछ रहा है कि इनमें से किस डिजीज का ट्रीटमेंट जो है वो सिमिलर नहीं होगा बॉलफिल फराश के। तो उसका सीधा सीधा आंसर जो है आप ये देख लीजिए, पता होना चाहिए। सिलसुलुल बोल क्या है, तकदीरुल बोल क्या है, इस्तिरखाए मसाना क्या है, उसूल बोल क्या है। मैं 5 सेकंड का आपको वक्त दूंगा, आप अपने मन में सोचिए कि इसका सही जवाब क्या होना चाहिए। इसका सही जवाब है उसूलुल बोल। और ये क्यों है चलिए देख लेते हैं। सिलसुलुल बोल जो है ये क्या है? बेला इरादा जब पेशाब निकल जाए। बेला इरादा मतलब इरादा नहीं है और पेशाब जो है वो निकल गया। ठीक है, तो ये सिमिलर होगा बॉलफिल फराश के। भाई उसमें भी इरादा नहीं है, रात को निकल गया। ये भी तकतुरुल बोल क्या है कि कतरा कतरा करके पेशाब निकले। ठीक है, हालांकि ये जो है इसके से फिर भी मुख्तलिफ है ये, लेकिन फिर भी इसका भी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हम वही वाला करेंगे। इस्तिरखाए मसाना ये है कि मसाने का ढीला हो जाना। तो इसमें भी जो है जो कंट्रोल है वो हो जाता है मसाने से और इसी उस पर इलाज होगा। लेकिन उसूलुल बोल क्या होता है? पेशाब का मुश्किल से निकलना। अब जाहिर है भाई इसमें भी पेशाब आसानी से निकल रहा, इसमें बिला इरादा निकल रहा, इसमें जो है कतरा कतरा करके निकल रहा, इसमें जो है मसाना ढीला हो गया तो कंट्रोल खत्म हो गया पेशाब पर से। तो इनका सबका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो है वो सेम होगा, लेकिन जिसमें पेशाब मुश्किल से निकल रहा उसका डिफरेंट होगा। तो इसी वजह से इसका सही आंसर हुआ उसूलुल बोल।
आगे बढ़ते हैं। एब्सोल्यूट इनएबिलिटी टू फॉर्म सेक्सुअल एक्ट इज कॉल्ड। 5 सेकंड के लिए रुकेंगे, बताइए इसका आंसर क्या है। डायरेक्ट फिर ये रहबर से सवाल है, डायरेक्ट। पिछले मैं भूल गया, अगर कोई और भी डायरेक्ट रहबर का सवाल हो ये डिस्कस करना। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अनानियत। अनानियत का दूसरा नाम क्या है? अना, और इसे नामर्दी भी कहते हैं। इसमें मरीज जो है वो फेल तनासुल करने से बिल्कुल कासिर हो जाता है, नहीं कर पाता। फरेसमूस पता होना चाहिए क्या है, डिस्कस कर लेते हैं। फरेसमूस वो है जो इरेक्शन ऑफ पेनिस हो जाता है। इरेक्शन ऑफ पेनिस फॉर वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन। जब बहुत ज्यादा देर के लिए बिना वजह इरेक्शन ऑफ पेनिस होता है तो उसे फरेसमूस कहते हैं। आपूना क्या है? आपूना के बारे में एक बात ध्यान रखिएगा कि आपूना जो है ये बोथ सेक्सेस में पाया जाता है, मेल्स में भी और फीमेल्स में भी। अक्सर यही आ जाता है कि इनमें से कौन सी ऐसी बीमारी है जो बाइसेक्चुअल है, तो वो आपूना है। आपूना में क्या होता है कि मेल्स के अंदर आज़ाए मखसूस, मेल्स में आज़ाए मखसूस यानी पेनिस, और फीमेल्स में फम रहम। इसमें क्या होता है, इसमें ये दोनों फड़कते हैं। तो अपूना में ये होता है, और अजयूद में ये होता है कि मनी के साथ साथ बराज भी खारिज हो जाता है। ठीक है, ये बहुत अहम है। इनमें अक्सर सवाल जो है घूम फिर के पूछते रहते हैं, तो चारों ही ऑप्शन पता होनी चाहिए, लेकिन इस सवाल का सही जवाब है अनानिया। अगले सवाल की तरफ पढ़ते हैं। द सीक्वेंस ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ ज़ौफ़े बाह। अगर ज़ौफ़े बाह का कोई मरीज है तो उसे कैसे उसके ट्रीटमेंट करेंगे, बताइए। 5 सेकंड के लिए रुकेंगे। हकीमों के पास सबसे ज्यादा मरीज ज़ौफ़े बाह के आते हैं आमतौर से, तो क्या इसका आंसर होगा? 5 सेकंड के लिए रुकेंगे, अपने मन में सोचिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, तस्कीन, तकवियत, तहरीक। इसको आपको जो है अगर एक्सप्लेन करने लग जाऊंगा बहुत टाइम लगेगा, इसे ऐसे ही रख लीजिए। सबसे पहले उसमें तस्कीन करते हैं, सबसे पहले मुसक्किन अदविया देते हैं, इस तरह से भी देख सकते हैं, फिर मुकव्वी अदविया देते हैं, और फिर मुहर्रिक अदविया देते हैं। ठीक है, ये इसका जो है लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंपोजिशन ऑफ शत्रुल गिब। इसका जवाब बहुत सारी जगह जो है वो गलत दे रखा, हम यहाँ पे सही डिस्कस करेंगे। 5 सेकंड के लिए रुकेंगे। जिसने हुम्मा पढ़ा है वो इसका आंसर बताए कि क्या हो सकता है। शत्रुल गिब पता होना चाहिए कि हुम्मा मुरक्कबा है, दो हुम्मा से मिलके बना है, और वो दो हुम्मा कौन से हैं? हुम्मा गिब और हुम्मा मवाजबा। तो हुम्मा गिब और हुम्मा मवाजबा से जो है ये बनता है। हुम्मा गिब क्या होता है? ये होता है सफरावी, हुम्मा सफराविया। और मवाजबा क्या होता है? हुम्मा बलगमिया। ठीक है, तो जब हुम्मा सफराविया और हुम्मा बलगमिया मिलते हैं, यानी हुम्मा गिब और मवाजबा मिलते हैं, तो शत्रुल गिब बनता है जो हुम्मा मुरक्कबा है। चलिए, इन विच ऑफ द फीवर स्प्लीन इज अफेक्टेड। इनमें से किस फीवर में स्प्लीन जो है वो इफेक्टेड होती है, तो बताइए। 5 सेकंड के लिए रुकेंगे। इसका सही जवाब है हुम्मा रुबा। पढ़ा होगा आपने, ये डायरेक्ट रहबर से नहीं है, इसके लिए थोड़ी डीप स्टडी आपको करनी पड़ेगी। हुम्मा रुबा जो है, यानी इसमें बुखार जो है वो मुस्तकिल रहता है, लेकिन शदीद जो है वो चौथे दिन होता है। अरबा से ही बना है, मतलब चौथे से। ठीक है, शदीद चौथे दिन होता है, और इसकी खास बात यह है कि इसमें स्प्लीन जो है वो इफेक्ट हो जाती है, आमतौर से स्प्लीनोमेगैली पाई जाती है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेनिफिशियल मेडिसिन फॉर इस्तिस्का। डायरेक्ट सवाल है ये, रहबर से नहीं है हालांकि, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा पूछा जा चुका। 5 सेकंड के लिए रुकेंगे, तो बताइए इसका सवाल क्या है।
जवाब इसका इसका सही जवाब है दवाउल कुरकुम। रटने वाला सवाल है, पढ़ा है जिसने उसके याद रहेगा, जिसने नहीं पढ़ा वो ये नहीं कर पाएगा। तो इस तिस्का की जो सबसे बेनिफिशियल मेडिसिन है वो दवाउल कुरकुम है, और ये रिपीट भी हो जाते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं तो उसे याद कर लीजिए कि ये दवाउल कुरकुम जो है तिस्का की मेडिसिन है। सिम्टम रिमेन्स डोमिनेंट इन वर्म जिगर मुहद्दब। डायरेक्ट रहबर का सवाल, बहुत अच्छा सवाल, जिसने पढ़ा है फौरन वो इसे कर देगा। लीवर के दो हिस्से हैं, एक मुक़अर और एक मुहद्दब। तो जब मुक़अर के अंदर जो है वर्म होती है, जब मुक़अर के अंदर वर्म होती है तो स्टमक के सिम्टम पाए जाते हैं, मैदे के, जैसे मतली, उल्टी, है वगैरह। ठीक है। और जब मुहद्दब में होती है तो पाए जाते हैं रेस्पिरेटरी सिम्टम। अब ये यही सवाल पूछा है, देख लीजिएगा आपके कौन सा, जब वर्म जिगर मुहद्दब होगी तो कौन सा सिम्टम पाए जाएंगे, रेस्पिरेटरी। और रेस्पिरेटरी का ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, यही ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट रहबर से सवाल था वो, व्हाट इज द एक्चुअल कॉज ऑफ डिजीज काबूस। काबूस हमने पहले भी पढ़ा था। काबूस का मतलब जो है क्या होता है, वो जकड़ने वाला, पकड़ने वाला, दबोचने वाला। ये रहबर में नहीं दे रखा, इसका सही जवाब है आसाब का तासुर। अगर आप पढ़ेंगे डीप शरह जवाब से तो आपको पता लगेगा कि इसका सही जवाब क्या है, आसाब का तासुर। आगे बढ़ते हैं। फॉर द डिजीज नकरस विच इज इनकरेक्ट। नकरस के लिए इनकरेक्ट क्या है, चलिए ऑप्शन को पढ़ते हैं। अफेक्ट मोस्टली रिच पीपल, ये सबको पता है। नकरस जो है, गाउट जो है, वो रिच पीपल की डिजीज है, इसे मर्ज अमुरा भी कहते हैं। रिच पीपल को इफेक्ट होती है, जो ज्यादा प्रोटीनेशियस डाइट लेते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है, गलत नहीं है। अफेक्ट जॉइंट्स ऑफ द फिंगर, ये भी सबको पता है कि जो स्मॉल जॉइंट है फिंगर के, वो सबसे पहले गाउट जो है उसे पकड़ता है। अफेक्ट द बिगर जॉइंट्स ऑफ द बॉडी, ये बात गलत है। पॉजिटिव मैटर बिलोंग टू यूरिक एसिड, यूरिक एसिड की क्रिस्टल जो है वो जॉइंट्स में जमा हो जाते हैं, सबको पता है। तो इसका सही जवाब हुआ ऑप्शन नंबर सी। देखिए थोड़ा सा अगर दिमाग लगा लिया जाए तो आप सही जवाब पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग हर टाइम लगाना है, दिमाग को बंद नहीं रखना, घबराना नहीं है। आप क्वेश्चंस के जब ऑप्शंस पढ़ेंगे कई बार जवाब उसी में छुपा होता है, आपने वो कभी पढ़ा भी नहीं, लेकिन उसके वर्ड इधर उधर करके और थोड़ा सा दिमाग लगा के उसका आंसर आप ढूंढ लेते हैं। चलिए अभी आया, वन और फ्यू रैशेज विद बर्निंग सेंसेशन एंड माइल्ड इन्फ्लेमेशन इज द सिम्टम ऑफ। सबसे पहले जब बर्निंग सेंसेशन आता है ना, आप डर्मा के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहला जो दिमाग में आता है वो यही आता है, हर्पीस का। हर्पीस में सबसे ज्यादा बर्निंग सेंसेशन पाई जाती है। और देखिए फिर ये कह रहा है वन या फ्यू रैशेज है, एक रैश है या फ्यू रैशेज है। आमतौर से सीधी लाइन में इसके रैश होते हैं, या फिर एक दो हैं। और माइल्ड इन्फ्लेमेशन, हल्की हल्की इन्फ्लेमेशन भी है। तो आप अगर आपने थोड़ा बहुत अभी पढ़ रखा है तो समझ जाएंगे कि इसका आंसर जो है वो हर्पीस है, और ये इसका सही आंसर है। अल खलीज इज अ सिनोनिम ऑफ विच ऑफ द डिजीज, बहुत ही आसान है, ये तो सवाल बहुत ही आसान है। रहबर क्या है, तो किसी ने कहीं से भी कुछ भी पढ़ाया तो ये बता देगा कि अल खलीज जो है वो सिफिलिस को कहते हैं। सिफिलिस के कुछ और भी नाम है, इसे आतिश भी कहते हैं। सारे ही ये याद करिए, अक्सर पूछते रहते हैं। इसे जरमा भी कहते हैं, सऊर भी कहते हैं, बबाल भी कहते हैं, आबला फरंगी भी कहते हैं। और फरंगी से फरंगी क्या है, फिरंगी मतलब दूसरे देश का। जितने भी रिलेटेड और भी दो चार नाम है वो भी आप देख लीजिए। गोनोरिया के भी अक्सर पूछ लेते हैं, गोनोरिया को सोजाक कहते हैं, हरका कहते हैं यानी जलाने वाला, अकूबा कहते हैं, और जहरा भी कहते हैं। ठीक है, ये दो के नाम सारे जितने भी हैं याद करिएगा जरूर, इसमें से सवाल आ सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फाइंडिंग ऑफ यूरिन ऑफ अ प्रेग्नेंट वीमेन। भाई अगर कोई औरत प्रेग्नेंट है तो उसके पेशाब में क्या क्या मिलेगा। आप नफूज लाइक कलर, बिल्कुल ठीक है मिलेगा। क्लाउड लाइक फोर्थ, बिल्कुल मिलेगी।
इन द मिडिल उतने मनफूश लाइक प्रेसिपिटेट बिल्कुल मिलेगा। जो चीज नहीं मिलेगी वो है घी लाइक स्मेल, घी लाइक स्मेल नहीं मिलेगी, ये इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। टॉल पी वेव इन ईसीजी डिनोट्स, अगर ईसीजी पढ़ रखी है तो कर पाओगे, नहीं पढ़ रखी तो कहाँ से कर पाओगे। इसका सही जवाब यह है, कोई समझाने और समझने वाली बात नहीं है। अगर पढ़ रखा है तो पता है राइट एट्रियल एनलार्जमेंट हो जाएगा। अगर टॉल पी वेव आ रही है, अगर एसटी एलिवेशन है तो क्या होगा, यही डिस्कस कर लें, भी अक्सर आ जाता है। अगर एसटी एलिवेशन है तो क्या होगा, होगा मायोकार्डियल इंफार्क्शन, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये भी। अगला आता है माइग्रेटरी पॉलीआर्थराइटिस इज अ फीचर ऑफ रूमेटिक आर्थराइटिस, रूमेटाइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, गाउटी आर्थराइटिस। अब देखिए इसमें इन्होंने ये गलत लिख दिया, इन्हें रूमेटिक डिजीज लिखना चाहिए था, लेकिन ये कभी कभी वो कर देता है। रूमेटिक डिजीज का जो है और रूमेटाइड आर्थराइटिस सबको पता है ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है, और इसके फंक्शंस भी सबको पता है। रूमेटिक डिजीज जो है इसमें जो आर्थराइटिस होती है ये आमतौर से 5 साल तक के बच्चों को पाई जाती है। स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन के बाद पढ़ रखा होगा सभी ने, बहुत आम है, बीओएम है, जिसने ढंग से पढ़ा है रूमेटिक डिजीज उसने पढ़ी होगी। जोन्स क्राइटेरिया होता है इसका, ये भी सबको पता होगा। इसमें जो है माइग्रेटरी पॉलीआर्थराइटिस होता है। बस इसमें ट्रिक इन्होंने ये दे दी कि रूमेटिक डिजीज की जगह रूमेटिक अर्थराइटिस लिख दी। जो ये ट्रिक समझ गया वो उसने सवाल कर दिया, सही आंसर के है। और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए नफा बख्श होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। ये पेपर हम पूरा डिस्कस करेंगे, अभी सिर्फ 20 सवाल डिस्कस किए हैं। लाइट भाग गई लेकिन लैपटॉप की तो चल रही, मैं आपको शायद बहुत साफ ना नजर आ रहा हूँ लेकिन मेरी आवाज तो आ ही रही होगी। तो बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इससे जुड़े रहिए। इंशाल्लाह AIAPGT के लिए हम बहुत सारा मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, और जो अगले साल पेपर है उसमें बच्चों को पूरा प्रिपेयर करेंगे और बताएंगे कि कैसे सिलेक्शन हो। आप मुझसे व्हाट्सएप के जरिए संपर्क कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आपको अगर कोई गाइडेंस की जरूरत है किसी भी तरह की तो आप मुझे व्हाट्सएप के जरिए कॉन्टैक्ट करिए, इंशाल्लाह मैं अवेलेबल रहूंगा। बहुत शुक्रिया।